नमस्कार दोस्तों। आत्महत्या, हादसा या साजिश, मर्लिन मुनरो की मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। सच्ची बातें बहुत कम ही लोगों तक पहुंच पाती है। आमतौर पर झूठी बातें ही फैलती है और अगर आप सच से शुरुआत नहीं करते तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि शुरुआत कहां से की जाए। ये बातें फिल्म अभिनेत्री मर्लिन मुनरो ने 1962 में लाइफ पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कही थी। अपनी मौत से कुछ ही समय पहले ये बातें कही थी उन्होंने। 1 जून 1926 को मुनरो का जन्म हुआ था, यानी आज से ठीक 100 साल पहले। उनका वास्तविक नाम नॉर्मा जीन मार्टिनसन था। 36 साल की आयु में उनका निधन हो जाता है। उन्होंने अपने पीछे विरोधाभासों से भरा जीवन छोड़ा। लाखों लोगों की चहेती होने के बावजूद वह मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से जूझती रही, जिनका कारण वह अपने बचपन और कुछ हद तक प्रसिद्धि का बोझ मानती थी। अगस्त 1962 में उनकी मृत्यु को आधिकारिक तौर पर संभावित आत्महत्या घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद से अफवाहों और साजिश संबंधी बातों का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। उनकी कहानी में एक हॉलीवुड फिल्म के लिए जरूरी लगभग हर मसाला मौजूद है। सेक्स, राजनीति, खुफिया, माफिया, कथित भूमिका और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार से जुड़े आरोप भी शामिल है। 1982 में जब लॉस एंजल्स के जिला अटॉर्नी ने मुनरो की मौत के मामले की दोबारा समीक्षा की, तब ब्रिटिश पत्रकार एंथनी स्मर्स इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए कैलिफोर्निया गए हुए थे। बहुत जल्द मुझे एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मुझे एहसास हुआ कि यह कहानी मेरी सोच से कहीं ज्यादा व्यापक और जटिल है। इसमें जानने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने कार खरीदी और लोगों के घर घर जाकर दस्तक देना और फोलो फोन कॉल पर जो मतलब इंटरव्यू करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें कुछ लोग टाल मटोल करते मिले, जबकि कुछ ने बातें करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। आखिरकार उन्होंने 700 से अधिक लोगों के इंटरव्यू किए। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें अभिनेत्री के जीवन के आखिरी दिनों और घंटों की बेहद करीबी जानकारी थी। इनमें उनकी हाउसकीपर यूनिस मरे और मुनरो के अंतिम मनोचिकित्सक डॉक्टर राल्फ ग्रिनसन का परिवार भी शामिल था। इसके बाद आई उनकी किताब गॉडेस द सीक्रेट लाइफ ऑफ मर्लिन मुनरो ने 2022 में बनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द मिस्ट्री ऑफ मर्लिन मुनरो द अनहर्ड टेप्स के लिए आधार के रूप में काम किया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे मुझे लगे कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन मुझे इस बात के सबूत मिले कि उनकी मौत की परिस्थितियों पर जानबूझकर पर्दा डाला गया है। और मैं कहूंगा कि सबूत बताते हैं कि यह अभिनेत्री के कैनेडी भाइयों के साथ संबंधों की वजह से किया गया था। मर्लिन मुनरो की मौत से जुड़े रहस्य के केंद्र में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी और अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट बॉबी कैनेडी के साथ उनके कथित संबंध है। स्मर्स के सूत्रों ने उन्हें बताया कि मुनरो और कैनेडी भाइयों की मुलाकातें अक्सर मालीव स्थित पीटर लॉफर्ड की समुद्र तट वाली हवेली में होती थी। लॉफर्ड कैनेडी भाइयों के बहनोई और मुनरो के मित्र थे। कुछ अन्य लोगों ने इंटरव्यू के दौरान मुनरो और दोनों भाइयों के बीच एक कथित रोमांटिक रिश्ते के बारे में बात की थी। पहले जॉन और फिर बॉबी। हालांकि कैनेडी परिवार ने इसे अब कभी भी स्वीकार नहीं किया है। स्मर्स की रिकॉर्डिंग्स में निजी जासूसों और पूर्व एफबीआई एजेंटों ने कहा कि मर्लिन मुनरो और कैनेडी भाइयों पर नजर रखी जा रही थी। मामले से जुड़े जांचकर्ताओं ने उन्हें बताया कि कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों और माफिया समूहों ने मुनरो और लेफॉर्ड के घरों में माइक्रोफोन लगाए गए थे। वो अटॉर्नी जनरल पर दबाव बनाने के लिए संभावित विवादित सामग्री हासिल करना चाहते थे। उन्होंने यह भी रिपोर्ट में बताया कि एफबीआई की फाइलों में मुनरो की वामपंथी विचारधारा की जांच का जिक्र था और कैनेडी भाइयों से उनकी मुलाकातों को सुरक्षा कारणों से चिंता का विषय माना जा रहा था। अस्मर्स कहते हैं कि इस वजह से कैनेडी भाइयों ने उनसे सारे संपर्क तोड़ दिए थे।
निगरानी विशेषज्ञ रीड विल्सन ने स्मर्स को बताया कि एक वायर टैप रिकॉर्डिंग में मुनरो ने अपनी मौत के दिन पीटर लैफोर्ड से कहा था कि वह चाहती है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। मुनरो ने कथित रूप से कहा, मुझे लगता है कि मुझे इस्तेमाल किया गया है, मैं खुद को मांस का टुकड़ा समझ रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इधर उधर घुमाया गया है। विल्सन ने कहा, यह दिल टूटने की बात नहीं थी, बल्कि उन्हें लग रहा था कि उनका फायदा उठाया गया और उनसे झूठ बोला गया है। यह थ्योरी कि मुनरो कैनेडी भाइयों के लिए असुविधाजनक या खतरनाक शख्सियत बन गई थी, हत्या की थ्योरी को हवा देती रही। लेकिन एंथनी स्मर्स कहते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है। किसी की हत्या का दावा करने के लिए सबूत चाहिए और यहाँ कोई सबूत नहीं है। हालांकि वह जोड़ते हैं, जिस रात वह मरी उसके सबूत यह दिखाते हैं कि एक कहानी गढ़ी गई थी, सच्चाई नहीं बताई गई। आधिकारिक बयानों के अनुसार हाउसकीपर यूनिस मरे ने 5 अगस्त रविवार को सुबह 3 बजे मुनरो के कमरे में रोशनी देखी और मनोचिकित्सक राल्फ ग्रीनसन को बुलाया। ग्रीनसन ने खिड़की से झांक कर देखा कि वह बिस्तर पर पड़ी थी, शायद उनकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने खिड़की तोड़ी और फिर मरे के साथ पुलिस को बुलाया गया, लेकिन स्मर्स के जुटाए गए बयान अलग थे। मुनरो के प्रेस एजेंट की पत्नी नथाली जैकब्स ने याद किया कि उनके पति को 4 अगस्त शनिवार रात 10 या 11 बजे अभिनेत्री से जुड़ी आपात स्थिति की जानकारी मिल गई थी। कोरोनर थॉमस नोगुची ने मौत का संभावित समय रात 11 बजे या आधी रात बताया। आनी वह 4 अगस्त को ही मरी थी, 5 को नहीं। तो यह अंतर क्यों है? स्मर्स कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत समय लगा कि यह समझने में कि इस पहेली के कौन से हिस्से मुझे मिल पाए हैं और वे कैसे जुड़ते हैं। उन्होंने उस एम्बुलेंस की जानकारी जुटाई जो मुनरो के घर भेजी गई थी और इससे उन्हें ज्यादा बेहतर टाइमलाइन बनाने में मदद मिली। उनका मानना है कि जो हुआ उसके बारे में धोखा जरूर था, लेकिन हत्या नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम में किसी शारीरिक चोट या इंजेक्शन के निशान नहीं मिले थे। नींद की गोलियां मिली। यह पूरी तरह संभव था कि वह दुर्घटनावश ओवरडोज से मरी हो या जानबूझकर अपनी जान ली हो, जैसे कि उन्होंने पहले भी कोशिश की थी। स्मर्स कहते हैं, मुझे लगता है वह ज्यादा संभव है कि यह एक भयानक हादसा था। अगर उन्होंने आत्महत्या या इरादा किया होता तो शायद किसी को बताया होता या कोई नोट छोड़ा होता। इसका कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। अपनी किताब के अपडेट में स्मर्स ने खोए हुए हिस्से भी जोड़े। इनमें नए बयान जोड़े जिनमें मुनरो ने हेयर ड्रेसर और विश्वास पात्र सिडनी गिलारॉफ की गवाही भी शामिल थी। गिलारॉफ ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुनरो ने मौत की रात 9:30 बजे उन्हें फोन किया था। उनकी आवाज थकी हुई और परेशान थी। उन्होंने कहा कि उन्हें चारों ओर खतरा महसूस हो रहा था। ताकतवर पुरुषों ने धोखा दिया है और दावा किया गया कि उस दिन रॉबर्ट कैनेडी उनसे मिलने आए थे और बहस की थी। मुनरो की हाउसकीपर ने भी स्मर्स को बताया कि कैनेडी उस दोपहर आए थे और गर्मा गर्म बहस हुई थी। मुनरो का मानना है कि कैनेडी को शहर छोड़ना था और मुनरो की मौत रिपोर्टिंग में हुई देरी शायद इसलिए हुई थी कि खबर आने से पहले वह वहां से निकल चुके हों। रॉबर्ट कैनेडी ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह उस दिन लॉस एंजल्स में थे। मर्लिन मुनरो की जिंदगी चमकदार तो थी, लेकिन उनका जीवन में पीड़ा भी बहुत था। जन्म के 100 साल बाद भी वह दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्मर्स कहते हैं, उनकी छवि कनेक्टिकट से लेकर कांगो तक हर जगह कपो बैंगो और तमाम उन चीजों पर जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। वह उम्मीद करते हैं कि नई पीढ़ी उन्हें एक असली इंसान के रूप में देखेगी, भावनाओं और बुद्धिमत्ता वाली। वह सिर्फ एक आइकन नहीं, मर्लिन मुनरो एक शानदार महिला और बेहतरीन अभिनेत्री थी। पढ़ी लिखी, राजनीतिक रूप से जागरूक, बुद्धिमान और लगभग असहनीय दबाव में। आखिरकार कहा जा सकता है कि दबाव वही दबाव उनकी मौत का कारण बना। लाइव पत्रिका के लिए पत्रकार रिचर्ड
मेरी मैन को दिए इंटरव्यू में कही गई कि उनकी आखिरी बातों में इस बात की झलक मिलती है कि लोग उन्हें गंभीरता से लें। कृपया मुझे मजाक मत बनाइए, मुझे मजाक करना बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं खुद मजाक का पात्र नहीं दिखना चाहती। मैं एक कलाकार बनना चाहती हूँ, ऐसी अभिनेत्री जिसके पास ईमानदारी और आत्मसम्मान हो। और इस तरह से उनका मर्लिन मुनरो का मौत जो है आज तक रहस्य ही बना हुआ है। धन्यवाद।